बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो फर्स्ट ईयर की इंग्लिश के चौथे लेसन टीम मून की इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन पर मुश्तमिल है। ओवरव्यू। इस लेसन का ओवरव्यू मैं थोड़ा सा दूंगा क्योंकि इसका टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है और ये एक अवार्ड विनिंग बुक में से इसको अडॉप्ट किया गया, इसको बनाया गया। ब्लॉगर कैथरीन थिमिश ने एक छोटी सी किताब लिखी, तकरीबन 80 के करीब पेजेस हैं। उसका नाम है टीम मून और आगे भी उसका है हाउ 400,000 पीपल लैंडेड अपोलो ऑन द मून, कि किस तरह से 4 लाख लोगों ने अपोलो 11 को चांद पर उतारा। तो बहुत अच्छा टॉपिक है, लेकिन प्रॉब्लम वही है, द लेसन इज एन अडाप्टेशन ऑफ द बुक, कि एक बुक है वही कैथरीन थिमिश की, उसको अडॉप्ट किया गया, उससे लेसन बनाया गया और फिर भी ये इंफॉर्मेटिव ही है, ठीक ही रहेगा, लेकिन प्रॉब्लम रिग्रेटफुली रिटन बाय एआई। अफसोस की बात है कि एआई से लिखवाया जा रहा है। एआई से ज़रूर लिखवाएं, नई टेक्नोलॉजी ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन एआई को वाइजली इस्तेमाल करें, प्रॉपरली इस्तेमाल करें। एआई से इस तरह का ना लिखवाएं कि जो बच्चों के लिए मुसीबत बन जाए, जो उन्हें समझ नहीं आए, जिसकी ग्रामर जो है वो किसी किस्म की एग्जाम्पल नहीं बन सके। हम लोग एक्चुअली ग्रामर जो है वो रिटन टेक्स्ट से सीखते हैं, लेकिन ये इस तरह का रिटन टेक्स्ट जो एआई जनरेट कर देता है, उससे ग्रामर नहीं सीखी जा सकती। तो ये एक काबिल अफसोस बात है। और मज़ीद क्या है जी, एक्सपेक्ट टिपिकल प्रॉब्लम ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर की जो नॉर्मल प्रॉब्लम जो एआई करता है वो इसमें भी होंगी, उनकी तवक्को होनी चाहिए। एंड अनयूजुअल वोकैबुलरी और गैर मामूली वोकैबुलरी। एआई एक चीज़ में इंसान से एक्सेल करता है, इंसान से आगे है, कि वो ये है कि उसके पास बहुत बड़ी वोकैबुलरी है। इंटरनेट के ऊपर मौजूद हर चीज़ एआई के अंदर फीड की गई है, तो इतनी बड़ी वोकैबुलरी है कि कोई भी इंसान इसका मुकाबला नहीं कर सकता। और अब एआई भी क्या करता है कि इसी वोकैबुलरी का इस्तेमाल कर देता है और ऐसे ऐसे लफ्ज़ लिख देता है जो इवन डिक्शनरीज में से ढूंढना मुश्किल हो जाते हैं। तो छोटी मोटी डिक्शनरी में ऐसे लफ्ज़ मिलते ही नहीं है, बहुत अनयूजुअल किस्म की वोकैबुलरी इस्तेमाल करता है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं सेंटेंसेस को सीखने में, समझने में ख़राब कर देती हैं। और ये इसके टेक्स्ट की जीपीटी रेटिंग है कि किस तरह से इसको एआई से या जीपीटी से लिखवाया गया, और ये देख सकते हैं आप 97.85%। और जो टेक्स्ट जीपीटी से आज़ाद है, यानी जो इंसान ने लिखा है, वो सिर्फ ये है कि इसके अंदर 4-5 हेडिंग्स हैं इस लेसन के अंदर। वो जो हमारी बुक के राइटर्स हैं उन्होंने खुद लिख दी हैं इसके अंदर, तो वो ह्यूमन रिटन हो गई हैं। उसकी वजह से ये 2% या 3% के करीब जो कम हो गया, 2% के करीब जो कम हुआ है, ये सिर्फ उन हेडिंग्स की वजह से, 4-5 हेडिंग्स हैं उनकी वजह से। बाकी पहले लफ्ज़ से आखिरी लफ्ज़ तक सारे का सारा जीपीटी है। और एआई को ये बताया गया कि ये फ़लाँ बुक का हमें एक लेसन बना दें और इतने पेजेस का हो, इस टाइप की कुछ प्रॉम्प्ट दी गई है और उसने वो लिख दिया है। ये अब हमारे स्टूडेंट्स की बदबख्ती है कि इस तरह का टेक्स्ट जो है नई किताबों के नाम पे दिया जा रहा है। एनी हाउ, टेक्नोलॉजी का नया इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन गलत तरीके से नहीं होना चाहिए। पैराग्राफ 1, अहम अल्फाज हैं डिसेंडेड नीचे उतरा, लैडर सीढ़ी, रस्सी से या लकड़ी से जो सीढ़ी बनी होती है, जो मूवेबल होती है, उसको लैडर कहते हैं। ब्रेथ सांस, ल्यूनर चांद से मुतल्लक कमरी, मॉड्यूल हिस्सा। मॉड्यूल किसी बड़ी चीज़ का एक छोटा हिस्सा होता है जो अलग से फंक्शन कर सकता है।
तो ल्यूनर मॉड्यूल पूरे का पूरा लफ्ज़ जो है इसको कमरी मॉड्यूल भी लिख सकते हैं, कमरी गाड़ी, चांद गाड़ी भी लिख सकते हैं, तो जो आपको मुनासिब लगे। बिकमिंग बनना, और स्टेप से है कदम रखा। Paragraph 1. In the summer of 1969, millions around the world held their breath as Neil Armstrong descended the ladder of the lunar module, becoming the first human to step onto the moon. ये जो मैं बार बार शिकायत करता हूँ सेंटेंस स्ट्रक्चर की, ये वाले जो इस तरह के आखिर पे जोड़ दिए जाते हैं ना फ्रेजेस, ये हैं जो असल प्रॉब्लम करते हैं। मैं अब उसका तर्जमा करके बता देता हूँ, जब फिर इकट्ठा कंबाइन करके एक तर्जमा कर लेंगे तो ये प्रॉब्लम निकल जाएगा, लेकिन इसकी फ़हम उतनी अच्छी नहीं रहती, इसकी समझ आना जो है वो इतना अच्छा नहीं रहता। लेकिन तर्जमा फिर भी करते हैं। 1969 के समर में, मौसम गर्मा में, मिलियंस, लाखों, दुनिया से या दुनिया भर से लाखों लोगों ने हेल्ड देयर ब्रेथ, अपनी सांस रोक ली, एज जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग डिसेंडेड, नील आर्मस्ट्रॉन्ग उतरा, द लैडर, सीढ़ी से, ऑफ द ल्यूनर मॉड्यूल, चांद गाड़ी के या कमरी मॉड्यूल के, बिकमिंग द फर्स्ट ह्यूमन टू स्टेप ऑन टू द मून, पहला इंसान बनते हुए जिसने चांद पर कदम रखा। अब ये वाला हिस्सा जो है, ये यहाँ तक तो ठीक आ रहा है, लेकिन ये वाला हिस्सा जो है और ये थोड़ा सा डेंगलिंग हो जाता है, लेकिन अब मुसलसल कर कर के इतनी आदत पड़ गई कि ये नॉर्मल लगने लग गया। हर बुक में, हर लेसन में इसी तरह का बनाया हुआ। इसकी बजाय इसको अलग से एक सेंटेंस बना देते, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएं, इसको ही बिकेम लिख दें, ये ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव हो जाएगा। ही बिकेम द फर्स्ट ह्यूमन टू स्टेप ऑन टू द मून, वो पहला इंसान बना जिसने चांद पे कदम रखा था। लेकिन यहाँ पे इन्होंने इसी तरह से करना है, अजीब सा बना देते हैं। लेकिन अब इसका मैं आपको वही तरतीब से तर्जुमा करना सिखाता हूँ। 1969 के मौसम गर्मा में दुनिया के लाखों लोगों ने, मिलियंस में लोगों का लफ्ज़ खुद ऐड कर लेंगे, दुनिया भर के लाखों लोगों ने अपनी सांस रोक के रखी जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग, चांद पर कदम रखने वाला पहला इंसान बनते हुए चांद गाड़ी की सीढ़ी से नीचे उतरा। जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कदम रखने वाला पहला इंसान बनते हुए चांद गाड़ी या कमरी गाड़ी की सीढ़ी से नीचे उतरा। अहम अल्फाज हैं स्मॉल, छोटा, जायंट, बहुत बड़ा, एकोड, गूंजा, सिंबल, निशानी, अचीवमेंट, कारनामा, लीप, छलांग, जिस्त। His words, that's one small step for man, one giant leap for mankind, echoed across televisions and radios, becoming a symbol of human achievement. वही चीज़ दोबारा लिखी हुई है, आखिर पे कॉमा लगा के एक वर्ब को पार्टिसिपल में कन्वर्ट करके एक फ्रेज बना के लगा देते हैं। इससे पहले जो टीचर्स पढ़ाते रहे हैं वो देख लें, इस तरह की स्ट्रक्चर वाला कोई एक सेंटेंस भी नहीं था। ये एआई ने अपना एक तरीका ईजाद कर लिया और हमारे फैसला साजों ने इसके ऊपर बिल्कुल भी कोई गौर नहीं किया। ये बेहतर यही रहेगा, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएं,
और इधर लिख दे इट या दे, these words became a symbol of human achievement। वर्ड्स की बात हो रही थी, इधर वही लिखने के बाद these words। लेकिन जो चीज़ है अब उसको उसी तरह से करके देखते हैं। और एक और चीज़ है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने प्लान किया था, यानी उनकी टीम ने पूरी ने प्लान किया था कि जब वो चांद पे उतरेगा तो वो क्या कहेगा। तो वो ये सेंटेंस था, दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर ए मैन, वन जाइंट लीप फॉर मैनकाइंड। ये जो था ओरिजिनल प्लान का हिस्सा था, लेकिन जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग के मुंह से अल्फाज निकले उसमें ए नहीं था। ये एक ग्रामर का एक बहुत बारीक नुक्ता है। अगर मैन के साथ ए नहीं लिखेंगे तो इससे मुराद पूरी इंसानियत होगी। तो इसका मतलब है कि जो उस वक़्त नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा था वो मैन और मैनकाइंड सिनोनिम हो गए दोनों। इसका मतलब भी इंसान सारे, और ये भी सारे इंसान। तो ये एक सेंटेंस जो था, जो वो कंपैरिजन बताना चाह रहा था कि एक आदमी के लिए, एक मर्द के लिए ये एक छोटा सा कदम है, लेकिन सारी इंसानियत के लिए ये एक बहुत बड़ी छलांग है। ये वो कहना चाह रहा था, लेकिन ये ए मिस हो गया उससे। और बाद में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा था कि मुझे यही लगा कि मैंने कहा है, लेकिन जब उसकी रिकॉर्डिंग सुनी तो वो ए उसने नहीं कहा था। तो आपकी बुक के टेक्स्ट में भी ओरिजिनल जो उसने उसके मुंह से निकला वो लिखा हुआ है। ये मैंने खुद से ऐड किया ताकि आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ये चीज़ें सिर्फ रट्टा मारने के लिए नहीं होती, हमें चीज़ों को सीखना चाहिए। तो यहाँ से हमें ये चीज़ मिल सकती है कि इंसान से कुछ भी इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो अब ये एक सेंटेंस, दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड, ये आइकॉनिक बन गया है कि ये वो पहला सेंटेंस था जो इंसान ने चांद पर उतरने के बाद बोला था। तो चाहे आप इसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक आप इसको कह लें या कुछ ओमिशन कह लें, लेकिन बहरहाल ये ए के बगैर था और इसी तरह से, लेकिन असल मीनिंग के साथ समझा जाता है। मीनिंग असल समझे जाते हैं। अब यहाँ पे इसका ग्रामर वाला तर्जमा नहीं करेंगे हम कि इसको इंसानियत नहीं लिख देंगे, यहाँ पे आदमी लिख कर दें इसका तर्जमा। ये एक आदमी के लिए छोटा सा कदम है, इंसानियत के लिए बहुत बड़ी छलांग है। तो अब इसका तर्जुमा करते हैं सारे का। ये तो जो चीज़ बताने वाली थी हो गई। His words, that's one small step for man, one giant leap for mankind, echoed across televisions and radios, becoming a symbol of human achievement। उसके अल्फाज उसके अल्फाज ये आदमी के लिए एक छोटा सा कदम है, इंसानियत के लिए एक अजीम छलांग है। यहाँ पे बट नहीं लगाया, कॉमा लगा दिया, ये अमेरिकन इंग्लिश का तरीका है, तो ठीक है। लेकिन इंसानियत के लिए एक अजीम छलांग है। उसके अल्फाज, ये इंसान आदमी के लिए एक छोटा सा कदम है, लेकिन इंसानियत के लिए एक अजीम छलांग है। इंसानी कारनामे की एक निशानी बनते हुए टेलीविज़नों और रेडियो पर गूंजे। उसके अल्फाज टेलीविज़न और रेडियोज़ पर गूंजे। ये इसका स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर इतनी सारी चीज़ें घुसाने से ये समझ आना मुश्किल हो जाता है। उसके अब अल्फाज आगे बताने साथ में उसके अल्फाज, ये एक आदमी के लिए एक छोटा सा कदम है, इंसानियत के लिए एक अजीम छलांग है। इंसानी कारनामे की मिसाल क्या निशानी बनते हुए टेलीविज़नों और रेडियो पर गूंजे। अहम अल्फाज हैं मॉन्यूमेंटल, अजीम, तारीख साज, एस्ट्रोनॉट्स, खलानवर्द, खला में जाने वाले, अबोर्ड, सवार,
हिडन पोशीदा छुपा हुआ, एक्सपर्टीज महारत, डिटर्मिनेशन अज़म इरादा, फीट कारनामा, वास्ट वसी बहुत बड़ा बेहद। But behind this monumental moment were not just the three astronauts aboard Apollo 11, but a vast hidden army of 400,000 people working together, each contributing their expertise, determination, and heart to one of the greatest feats in history. अब यहाँ पे भी वो कॉमा की बजाय लॉन्ग हाइफन डाल दी है और ईच एक सब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे आ गया, तो ये थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया, जिसकी वजह से हमारे पास ये गुंजाइश है कि हम इसको अलग सेंटेंस के तौर पे ट्रांसलेट कर लें। अगर नहीं करेंगे तो फिर वही एक लंबा सा सेंटेंस बनाना पड़ेगा, इसलिए बेहतर है कि हम इसको जिसमें अपने लिए गुंजाइश निकाल लें, इसको अलग सेंटेंस के तौर पे ट्रांसलेट करें। तो मैं इसके दोनों हिस्से ट्रांसलेट करता हूँ। लेकिन इस अजीम तारीख साज लम्हे के पीछे महज अपोलो 11 पर सवार 3 फलानवर्द नहीं थे, कि सिर्फ 3 लोग नहीं थे कि ये सारा काम हो गया तो वो तीनों सारा कुछ करके चले गए। वो सिर्फ वो थे जिन्होंने उस मिशन का विजिबल पार्ट दिखाया दुनिया को, कि दुनिया को जो नज़र आ रहा था कि वो वहाँ पे उतरे। बट ए वास्ट हिडन आर्मी ऑफ 400,000 पीपल वर्किंग टुगेदर, बल्कि इकट्ठे काम करने वाले 4 लाख लोगों की एक अजीम बहुत बड़ी पोशीदा फौज थी। तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा के तौर पे मैं आपको ये बता दूं कि जहाज़ में जो 3 एस्ट्रोनॉट्स थे उनके नाम थे नील आर्मस्ट्रांग। ये अपोलो 11 मिशन का कमांडर था, ये लीड रोल पे था और इसीलिए ये सबसे पहले इसने चांद पे कदम रखा। इसका दूसरा साथी था एडविन एल्ड्रिन, उसे बज़ एल्ड्रिन भी कहा जाता है, उस नाम से ज़्यादा मशहूर है, एडविन एल्ड्रिन है उसका असल नाम। और तीसरा था माइकल कोलिंस। माइकल कोलिंस जो है अपोलो 11 से नीचे नहीं उतरा था, चांद की सतह पे नहीं उतरा था। इसका काम था कि वो जो ल्यूनर मॉड्यूल था, वो जो चांद गाड़ी थी, ये उसका पायलट था। इसका काम था कि इसने रॉकेट से अलग होने वाले उस ल्यूनर मॉड्यूल को चांद पे उतारा। ये पायलट था उस ल्यूनर मॉड्यूल का, जिसमें ये तीनों सवार थे। तो नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन जो थे ये चांद पे उतरे थे और माइकल कोलिंस जो कि पायलट था वो नहीं उतरा था। लेकिन इस तारीख साज लम्हे के पीछे महज अपोलो 11 पर सवार 3 फलानवर्द नहीं थे, बल्कि इकट्ठे काम करने वाले 4 लाख लोगों की एक अजीम और पोशीदा फौज थी। एक अजीम पोशीदा फौज थी, each contributing their expertise, determination and heart to one of the greatest feats in history। तो ये 4 लाख लोगों में से हर एक ने हिस्सा डाला, हर एक ने हिस्सा डाला है। हिस्सा किस चीज़ का डाला है? एक्सपर्टीज डाली है, डिटर्मिनेशन डाला है और हार्ट डाला है। एक्सपर्टीज महारत, डिटर्मिनेशन इरादा अज़म और हार्ट हिम्मत। हर किसी ने, इसको हम एक प्रॉपर सेंटेंस तो नहीं कहेंगे, लेकिन ईच हमारा सब्जेक्ट है, कंट्रीब्यूटिंग जो है हमारा वर्ब का काम कर रहा है, अगरचे ये फ्लॉलेस नहीं है। ईच वाज कंट्रीब्यूटिंग हो या ईच कंट्रीब्यूटेड हो तो ये प्रॉपर हो जाएगा, लेकिन ईच कंट्रीब्यूटिंग फिर भी हम इसका तर्जमा करने के लिए अपने लिए इतनी गुंजाइश पैदा कर लेते हैं कि हम
इसकी गलती को इग्नोर करके इसका ट्रांसलेशन करके एक अलग सेंटेंस बना दें। तो हर किसी ने अपनी महारत, अज़म और दिल से तारीख के अजीम तरीन कारनामों में से एक में हिस्सा डाला। हर किसी ने तारीख के अजीम तरीन कारनामों में से एक में अपनी महारत, अज़म और हिम्मत से हिस्सा डाला।